चलिए बच्चों, आपने पिछले पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट किया। एनिमल डिजीज के कुछ क्वेश्चन हम लोग चैप्टर नंबर जो पोर्शन हमारा पार्ट फर्स्ट था उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है बेटा, यहाँ से लेकर हम चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। कल मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से दो पार्ट चैप्टर नंबर 11 से 16 तक 15 तक और चैप्टर नंबर 16 से लेकर 20 तक आपके सामने लेके आ पाऊं। अभी बेटा हम लोग जहां तक हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, स्वस्थ पशु के लक्षण बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय लिखिए। बेटा आपसे पूछा गया है कि आप किस तरीके से किसी पशु को बीमारी से बचाएंगे। आपके पास ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से आपके पास ऐसे तरीके हैं, ऐसे कौन कौन से मेजर हैं जिनके द्वारा आप किसी भी पशु को बीमार होने से बचा सकते हो। तो पहला बेटा है बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो पशु हैं वो पशु बीमार ना पड़े तो सबसे पहले प्रोटेक्शन का मेजरमेंट ये है बेटा कि हमारे यहाँ पर जो पशु हैं अगर उनमें कोई पशु बीमार हो गया है तो उस बीमार पशु को तुरंत से बाकी स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें जिससे उस बीमारी को फैलने से बचाया जा सके। तो पहला मेजर बेटा क्या है, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। दूसरा मेजर बेटा ये है मरे हुए पशु को गाड़ देना चाहिए अथवा जला देना चाहिए। मान लीजिए बीमारी से कोई पशु हमारे फार्म पर मर गया है तो उस मरे हुए पशु को या तो हमें गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ देना चाहिए या फिर बेटा उसको जला देना चाहिए जिससे उस बीमारी का स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाए। तीसरा बेटा यह है पशुशाला की कीटाणुनाशक घोल से नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। जो हमारी पशुशाला है उसकी बेटा नियमित रूप से कीटाणुनाशक घोल से मतलब ऐसे किसी भी घोल से ऐसे किसी भी सॉल्यूशन से बेटा उसको डिसइंफेक्टेड करना चाहिए जिससे उसमें किसी प्रकार की कोई बैक्टीरिया कोई कीटाणु ना रहे। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे बेटा पशुशाला के बर्तनों को फिनॉइल से धोना चाहिए। बेटा पशुशाला में जो हमारे बर्तन यूज हो रहे हैं उन बर्तनों को फिनॉल से धो देना चाहिए जिससे उसमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या ऑर्गन न रहे। नेक्स्ट बेटा पशुओं को पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए। पशुओं को हमेशा ऐसा आहार खिलाना चाहिए जो पौष्टिक हो, पोषक तत्व युक्त हो। अगला क्वेश्चन बेटा देखेंगे राइट द कॉज, सिम्टम, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल प्लेग, यानी कि पशु प्लेग बीमारी का कॉज यानी कि कारण बताना है आपको, सिम्टम्स यानी कि लक्षण बताने हैं पशु प्लेग बीमारी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या कैरेक्टर दिखाई देते हैं, प्रिवेंशन का मतलब बेटा क्या होता है कैसे बचा जा सकता है, एंड ट्रीटमेंट कि अगर हो गया है तो उसका कैसे उपचार करेंगे। इन क्वेश्चनों के बारे में बेटा हम जानेंगे। इससे पहले अगर आप ये वाला वीडियो पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हो, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पास में लगे हुए बेल आइकन को हिट कर देना है जिससे कभी भी जब अगला क्वेश्चन, अगला लेक्चर, अगला वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथ ही बच्चों आपको याद रखना है कि अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा क्विक रिवीजन सीरीज है। इसमें मैं 4 वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर 20 चैप्टर तक कंप्लीट करवाने वाला हूं। पहला पार्ट हमारा ऑलरेडी डल चुका है जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक था। दूसरा चैप्टर बेटा हम यहां से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक करेंगे। यदि आपको कोई डाउट है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, उसके बाद कोई डाउट होता है तो आप हमें बताएं। आपको एग्जाम प्रिपरेशन बहुत जल्दी बहुत छोटे से वीडियो में आपको ये प्रिपरेशन में करवाने वाला हूं। अगर हम चारों वीडियो चैप्टर नंबर 1, 2 मतलब पार्ट 1, 2, 3 और 4 चारों वीडियो जो 5-5 चैप्टर के होने वाले हैं, इनको अगर हम कंबाइंड रूप से देखें तो मैक्सिमम 3 आवर्स का 3 घंटे का बेटा आपका जो पूरा सिलेबस रहेगा। अगर आप चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना तो इस 3 घंटे के सिलेबस को आप 2 से 3 बार देखें, आपके एग्जाम में 90% के करीब यहाँ से आ रहा होगा। इसके बाद बेटा बताएं कि जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ अगर आपको उसके नोट्स चाहिए
तो हमारा ऐप एग्रीकल्चर गुरुदेव डाउनलोड करें, वहां पर आपको इसके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से इन नोट्सों से लेकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए बच्चे आगे देखें बेटा, क्वेश्चन क्या था कि जो पशु प्लेग बीमारी होती है उसके कारण, लक्षण, रोकथाम और निदान या उपचार किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम जान लेते हैं इसके अदर नेम के बारे में, इसके अन्य नामों के बारे में। तो बात करें हम बेटा रिंडर पेस्ट की, ये इस को पशु प्लेग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसका नाम पोका, पोकनी, शीतला माता, बेटा ये पूरा एक नाम है शीतला माता। इसके बाद बेटा महामारी, एपिडेमिक या महामारी बेटा, और देवन, इन सारे अन्य नामों से इसे जाना जाता है। 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि रिंडर पेस्ट या पशु प्लेग बीमारी के कारण या अदर नेम क्या क्या होते हैं। तो अदर नेम आपको पता होनी चाहिए, पोका, पोकनी, शीतला माता, एपिडेमिक या इसको बेटा महामारी के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ बेटा देवन के नाम से भी इसे जाना जाता है। रीजन बेटा इसका वायरस है, ये कहीं कहीं आपको पशु प्लेग वायरस भी लिखा हुआ मिल जाएगा। रीजन मतलब कारण। सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब बेटा इसका कैसा दिखाई देता है। तो इस बीमारी में पशु का टेम्परेचर 104 डिग्री से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। 104 डिग्री टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बेटा यहाँ पर टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। एनिमल टेम्परेचर बिकम 104 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पशु का हो जाता है। पशु का ताप 104 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। नेक्स्ट बेटा पशु पिचकारी नुमा दस्त करने लगता है, इसीलिए इसका नाम पोकनी भी पड़ता है। इसके बाद देखेंगे बेटा पशु की थूथन सूख कर फट जाती है। पशु का मतलब मुंह होता है बेटा, ओट एक तरीके से मान ले बेटा, तो ओट जो होते हैं वो फटने लगते हैं सूखे हुए। पशु की जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है उस पर घाव हो जाता है। ठीक है बेटा, आप ध्यान देंगे मस्कस मेम्ब्रेन्स जो होती है बेटा उस पर पशु के पे घाव पैदा हो जाता है। आगे देखेंगे बेटा पशु की आंखें लाल हो जाती हैं, लाला नहीं बेटा लाल हो जाती हैं। रेड कलर की पशु की आईज हो जाती हैं। साथ ही साथ बेटा पशु को भूख कम लगती है। तो इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना है। अब बेटा रोकथाम कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे बेटा किसी भी रोग की रोकथाम के लिए हमें 2 चीजें बेटा, 2 चीजें मेन रूप से आपको याद रखनी है। रोकथाम का मतलब बेटा ये होता है कि कोई बीमारी फैले ही ना। तो कोई बीमारी फैले ही ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको बेटा ध्यान होगा कुछ क्वेश्चन पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि पशु को बीमारी से बचाने के क्या उपाय हैं। भाई वही तो रोकथाम है। पशुशाला की कीटाणुनाशक घोल से रेगुलर रूप से सफाई करनी चाहिए। मरे हुए पशु को गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। अगर बेटा कोई पशु बीमार पड़ गया है तो उसको स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। यही तो बेटा रोकथाम है। इसके अलावा बेटा एक वैक्सीनेशन याद रख लेना, जो बीमारी पूछी गई उसका लिखेंगे पशु को GTV गॉट टिश्यू वायरस वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए। वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं, ये बेटा हम उसको कहें टीकाकरण भी कर सकते हैं। इस बात को बेटा आप याद रखेंगे। अगर आपको ये पॉइंट याद भी नहीं होता तब भी बेटा आप सिंपल से 3 पॉइंट याद रखेंगे जो हम पहले बात कर चुके हैं। बीमार पशु को बीमारी से बचाने के उपाय, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर दें, मरे हुए पशु को गाड़ दें अथवा जला दें, पशुशाला की कीटाणुनाशक घोल से सफाई करें। ठीक है बेटा, और जो पशुशाला के बर्तन हैं उनकी नियमित रूप से सफाई करें। इसके बाद ट्रीटमेंट या उपचार की बात अगर हम करते हैं, उपचार मतलब क्या क्या दवाइयां देते हैं। उपचार बेटा कब किया जाता है, किसी भी चीज का उपचार तब किया जाता है जब वो बीमारी फैल चुकी हुई होती है। ठीक है बेटा, तो पशु को एंटी पशुप्लेग सीरम का इंजेक्शन देते हैं। साथ ही साथ बेटा पशु को सल्फामेजासिन 33.3% का इंजेक्शन I/V यानी कि इंटरवेनस देना चाहिए, I/V देना चाहिए। पशुओं को पेनिसिलिन का भी इंजेक्शन हम दे सकते हैं। तो ये बेटा उसके ट्रीटमेंट है, आप इनको पढ़ लेना, याद कर लेना। आगे बेटा इसी तरीके से जैसे हमने पशु प्लेग पढ़ा, ऐसी एक बीमारी है FND, फुट एंड माउथ डिसीज। पूरा नाम बेटा क्या है इसका, फुट एंड माउथ डिसीज। फुट एंड माउथ डिसीज, इसी को बेटा हम लोग हिंदी में खुरपका एवं मुंहपका नाम से जानते हैं। तो खुरपका एवं मुंहपका के अदर नेम की हम बात करें तो खंगवा, खोरा, एफ्थस ज्वर, ये इसके अन्य नाम है, अदर नेम है। इसको बेटा खुसीटा नाम से भी हिंदी में जाना जाता है।
इसका रीजन जो बेटा एओसी वायरस है, ये किसके द्वारा फैलता है? एओसी वायरस या सेट1 सेट2 वायरस के द्वारा फैलता है बेटा। या तो ये एओसी वायरस के द्वारा फैलेगा बेटा, या ये सेट1 या सेट2 वायरस के द्वारा फैलेगा। ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप इस चीज को। आगे बच्चे देखेंगे तो सिम्टम्स क्या है इसके, इसके लक्षण क्या है। सबसे पहला करेक्ट है बेटा, पशु का जो टेम्परेचर है वो 104 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है बेटा। पूरा क्या लिखोगे? एनिमल टेम्परेचर, ये यहाँ पे लिखोगे बिकम 104 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा, पशु का ताप 104 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ब्लस्टर डेवलप इन द एनिमल्स माउथ ड्यू टू विच द एनिमल फेसेस डिफिकल्टीज इन ईटिंग फूड। बेटा ध्यान रखेंगे, विस्टर डेवलप, विस्टर का मतलब होता है छाले, तो छाले बेटा डेवलप हो जाते हैं कहां पर? एनिमल के माउथ में, पशु के मुंह में बेटा क्या हो जाते हैं? छाले डेवलप हो जाते हैं। और छाले डेवलप होने से बेटा उसको खाना खाने में परेशानी देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, खाना खाने में परेशानी देखने को बेटा यहाँ पर उसको मिलती है। आगे देखेंगे बेटा, सैलावा स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द एनिमल्स माउथ। एनिमल के माउथ से, मुंह से बेटा सैलावा यानी कि लार जो है बेटा सीक्रेट होने लगती है, लार निकलने लगती है। ब्लस्टर डेवलप ऑन द फुट ऑफ द एनिमल, पशुओं के बेटा पैरों पर भी छाले बन जाते हैं। बेटा नाम है इसका फुट एंड माउथ, यानी कि पैरों पर और मुंह पर दोनों जगह बेटा क्या बनने हैं? छाले बनने हैं। और जब छाले बनेंगे तो डेफिनेटली बेटा उसके छालों में दर्द होगा, मुंह के छालों में दर्द होगा मेरे बच्चों, इसलिए वो खाना नहीं खा पाएगा। और पैरों के छाले में दर्द होगा, इससे उसको चलने में परेशानी आएगी। तो दोनों चीजें बेटा आप इसके कैरेक्टर में याद रखेंगे। प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम बेटा क्या है? पशु को खुरपका मुंहपका रोग की वैक्सीन देते हैं। यह बेटा इसके अलावा बाकी मैं आपको बता चुका हूं, नियमित रूप से पशुशाला की सफाई करनी है, मरे हुए पशु को गाड़ देना है या जला देना है, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना है, और पशुशाला के बर्तनों की और पशुशाला में जो ग्वाला है उसकी भी बेटा हमें क्या करनी है? सफाई करनी है। अब बेटा इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो 1% कॉपर सल्फेट के घोल से फुट बाथ कराना चाहिए। अगर आपको याद हो बेटा, हम लोग उन्होंने चैप्टर नंबर 3 में पिछले पार्ट में कॉपर सल्फेट का यूज पढ़ा था। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब फुट एंड माउथ डिजीज होगी पशु को, तो वहां पर हम बेटा 1% के कॉपर सल्फेट के घोल से फुट बाथ कराएंगे। आगे देखिए बेटा, मुंह के छालों पर सुहागा एवं शहद, क्या रेशियो बेटा? 1:4। कैसे मिलाना है बेटा? 1:4 के अनुपात में, यानी कि 1 पार्ट बेटा सुहागा और 4 पार्ट शहद मिलाकर बेटा मुंह के छालों पर लगाना चाहिए। खुद के छालों को फिनॉल से धोना चाहिए। साथ ही साथ बेटा कॉपर सल्फेट का आपने पहले से ही पढ़ रखा है। इसी तरीके से बेटा एक क्वेश्चन बनता है, एपोथाइजेशन क्या है? एपोथाइजेशन कौन सी बेटा टेक्निक पूछी है? एपोथाइजेशन पढ़ लेंगे बेटा हम लोग। पहले मैं आपको बता देता हूं, समझ लीजिए। कभी भी किसी भी जानवर में कोई बीमारी अगर फैलती है तो उस बीमारी से लड़ने में सबसे पहला जो योगदान होता है बेटा वो होता है हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज का। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा हमारे कोरोना आया, जब कोरोना आया तो उसमें कुछ व्यक्ति तो इन्फेक्टेड हुए, लेकिन सेम एटमॉस्फेयर में रहने के बाद कुछ व्यक्ति जो थे इन्फेक्टेड नहीं हुए। इसका मतलब क्या था? आपने जनरली सीधा सा बोला बेटा, आपने ये बातें बहुत ज्यादा सुनने को आपको मिली होंगी कि भारत जैसे देश में, हमारे जैसे देश में कोरोना के कम मरीज मिले यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी। इम्यूनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो होती है बेटा वो रोगों से लड़ने में रक्षा करती हैं। तो कभी भी कोई बीमारी किसी पशु को हो रही है या किसी पशु को नहीं हो रही है, तो दोनों में एक चीज का बहुत मेजर डिफरेंस है, बॉडी में पाई जाने वाली एंटीबॉडीज का। तो यहां पर बच्चे आप इस बात को समझिएगा कि जो किसी भी जीव में किसी रोग से लड़ने के लिए अगर एंटीबॉडीज हैं तो डेफिनेटली उसमें वो बीमारी नहीं फैलेगी। इसी तरीके से एपोथाइजेशन टेक्निक है, नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से किसी भी जीव के अंदर, किसी भी जानवर के अंदर खुरपका मुंहपका रोग से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करने की।
इस प्रोसेस में क्या करते हैं समझिएगा, कोई भी ऐसा एनिमल जो पहले से बीमार है, किस बीमारी से बीमार है भाई, खुरपका एवं मुंहपका बीमारी से बीमार है। जब कोई एनिमल, कोई पशु, कोई जानवर खुरपका और मुंहपका बीमारी से बीमार होता है तो उसके मुंह से सैलाइवा यानी कि लार निकलने लगती है। उस लार को आप लेंगे और जो हमारा हेल्दी एनिमल है उसके ओठों से लगा देंगे। ओठों से लगाने के बाद बेटा उसके अंदर, उस एनिमल के अंदर उस बीमारी से यानी कि खुरपका एवं मुंहपका नामक बीमारी से लड़ने की ऑटोमेटिक ताकत जनरेट हो जाती है, जिसे ही हम बेटा क्या नाम से जानते हैं, एपोथाइजेशन नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा, ये मैंने आपको समझा दिया है, नोट्स आपके पास लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ेंगे, कोई भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट बेटा, गलघोंटू। गलघोंटू यानी कि बेटा इसको ही हम कहते हैं गलघोंटू रोग का कारण, लक्षण और रोकथाम एवं उपचार क्या है। तो गलघोंटू रोग को बेटा कहीं कहीं एचएस लिखा भी आपको दिख जाएगा, या इंग्लिश में ज्यादातर एचएस लिखा दिखेगा। इसका मतलब होता है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। तो आपसे पूछा गया है कि जो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया है उसके अदर नेम क्या क्या है, वो किस कारण से होता है, अगर वो हो जाए तो पशु में किस तरीके के कैरेक्टर दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ अगर उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, उसके रोकथाम क्या क्या है, या उसका ट्रीटमेंट क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बेटा हम इसके अन्य नाम की बात कर लेते हैं। तो इसके अदर नेम घुर्रा, घुटका, घोटका, नाभिक ज्वर या हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया इसके अदर नेम है। बात करें बेटा इसके कारण के, तो कारण ये गाय में पास्चुरेला बॉबी सेप्टिका के द्वारा होता है, और भैंस में यह बेटा पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका के द्वारा होता है, जो पिछले वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं। जब मैंने आपको बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग बताए थे तब ये चीज मैंने आपको वहां पर पढ़ाई थी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखेंगे इसके कैरेक्टर। तो पशु का तापमान 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर बेटा 105 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को आपको मिलेगा। गले में बेटा सूजन आ जाती है। अब डेफिनेटली बेटा किसी भी एनिमल के गले में अगर सूजन आएगी तो डेफिनेटली ये सूजन जो होती है बेटा बाहर भी होती है और अंदर भी होती है, और अंदर सूजन होने की वजह से उसकी श्वास नली रुक जाती है, जिससे पशु को सांस लेने में परेशानी आती है। अब सांस लेने में परेशानी आ रही तो ऐसा नहीं कि पशु सांस नहीं लेगा, पशु सांस लेगा, और जब पशु सांस लेगा तो ग्रंटिंग साउंड यानी कि घर घर की आवाज बेटा यहाँ पर आपको सुनने को मिल जाएगी। ये बीमारी युवा पशुओं में, या बेटा हम कहें कि बच्चे में, बछड़ों में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्डर एनिमल। बड़े एनिमल की कंपेयर में बेटा ये पशु बच्चों में ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, पशु की जीभ सूख कर बाहर निकल जाती है। ये वाला 2 पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। इसका बेटा क्या होती है, पशु की जीभ सूख कर बाहर निकल जाती है। रोकथाम बेटा कैसे कर सकते हैं, तो बेटा पहला तो रोकथाम आपको रट गया होगा, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से तुरंत अलग कर दीजिए, क्योंकि ये इंफेक्शन दूसरे एनिमल में भी फैल सकता है। दूसरा बेटा पशु को एचएस वैक्सीन, किसका बेटा टीका लगाना है, वैक्सीन का टीका लगाना है। और वैक्सीन कौन सी है, एचएस, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। इसका बेटा पशु को तेलीय वैक्सीन, पशु को तेलीय वैक्सीन बेटा है ना, तेल एल्जुवेट वैक्सीन, या बेटा तेलीय वैक्सीन भी अगर आप लिखेंगे तब भी बिल्कुल सही है। ट्रीटमेंट बेटा क्या करेंगे, सीरम देंगे, एचएस सीरम का, सल्फामेजिसिन की गोलियां देंगे बेटा, या सल्फामेजिसिन का इंजेक्शन देंगे। तो इस तरीके से हम इस बीमारी को फैलने से बच सकते हैं। आगे देखेंगे बेटा मैस्टाइटिस यानी कि थनैला का कारण, लक्षण, रोकथाम और निदान। ठीक है बेटा, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम आगे देखेंगे। आदर ने बेटा क्या है, आयन का शीत है ना, आयन कोल्ड, स्तन शोथ या उसको मैस्टाइटिस कहते हैं। कारण बेटा क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई या स्टेफिलोकोकाई एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये रोग फैलता है। सिम्टम्स की अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, तो क्या है बेटा, एनस नहीं हुई बेटा, द टीथ ऑफ एनिमल। हाँ बेटा, द टीथ ऑफ एनिमल बिकम स्वॉलन। बेटा क्या हो जाते हैं, पशु के जो थन होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। पशु के थनों में बेटा क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। बाद में देखेंगे जब बेटा जितना भी एनस लिखा है सबसे ज्यादा टीथ है ना बेटा, क्लियर है बेटा।
द टीथ ऑफ द एनिमल बिकम कोल्ड एंड हार्ड। पशु के जो थन होते हैं बेटा वो कोल्ड हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, और बेटा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। आप उनको दबा के देखेंगे तो आपको हार्ड या कठोर महसूस होंगे। मिल्क मिक्स्ड विद द ब्लड स्टार्टिंग कमिंग आउट फ्रॉम द टीथ ऑफ द एनिमल। पशु के थन से बेटा ऐसा दूध निकलेगा जिसमें खून मिला हुआ होगा, खून का मिक्सचर रहेगा। इसके बाद बेटा देखेंगे द टेस्ट ऑफ मिल्क बिकम सॉल्टी। जो मिल्क का टेस्ट है बेटा वो कैसा हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, और पीएच वैल्यू है नमकीन हो जाएगा मतलब बेटा, है ना, और पीएच वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 7.4 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो यही पॉइंट हिंदी में लिखे हुए हैं। पशु के आयन पर यानी कि थनों पर सूजन आ जाती है। पशु का जो थन है बेटा, आयन जो है वो ठंडा और कठोर हो जाते हैं। आयन में रक्त से मिश्रित हुआ छिछड़े युक्त यानी कि फटा हुआ दूध निकलने लगता है। दूध का स्वाद नमकीन हो जाता है और पीएच 7.4 हो जाता है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए प्रिवेंशन यानी कि किससे कैसे बचा जा सकता है। तो पशुशाला की नियमित रूप से सफाई करें, क्लीनिंग करें साइड की। जो बर्तन है बेटा उनकी फिनाइल से सफाई करें, थनों की अच्छे से सफाई करें, और बेटा जो दूध निकालने वाला है यानी कि मिल्कमैन है वो भी बेटा उसको क्या करें, सफाई करें, साफ सुथरा मिल्कमैन जो है बेटा दूध दोहने के लिए जाए। ट्रीटमेंट क्या है बेटा, पेंसिलिन या टेरामाइसिन का बेटा इंजेक्शन दे सकते हैं। थनों पर पेंसिलिन नामक क्रीम लगा सकते हैं। टीथ साइफन से थनों से दूध निकालेंगे और गर्म पानी में बोरिक एसिड या नीम की पत्तियां डाल के बेटा हम क्या कर देंगे, उसकी सफाई कर देंगे थनों की। तो इस तरीके से हम बेटा क्या कर सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है थनैला रोग की जांच अथवा निदान के उपाय। बेटा पहले आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि थनैला रोग को आप कैसे पता करेंगे कि बीमारी जो है पशु को वो मैस्टाइटिस या थनैला है। तो पहला बेटा इसके लिए टेस्ट करते हैं स्ट्रिप कप परीक्षण। बहुत सिंपल सा बेटा, स्ट्रिप मतलब होता है धारी। जब दूध निकालते हैं तो उसमें से जो धार निकलती है दूध को उसको बोलते हैं स्ट्रिप। और दूसरा क्या लेना है बेटा, कप लेना है। तो दूध की धार और कप, स्ट्रिप कप परीक्षण हो गया। कैसे करेंगे बेटा, आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले एक कप लेना है यानी कि बाउल लेना है। उस कप पर आपको ब्लैक कपड़ा, और वो कपड़ा जो है बेटा कॉटन का होना चाहिए। कैसा कपड़ा होना चाहिए, कॉटन का। इसके बाद बेटा आप उस पर दूध की धारी प्रेशर से वहां से मारेंगे। अगर दूध की धारी आप इस पर मारते हैं और वो दूध अंदर चला जाता है तो आप मानेंगे पशु को थनैला बीमारी नहीं है। लेकिन दूध ऊपर ही छिछड़े में यानी कि फटे हुआ दही की तरह बेटा ऊपर दूध जमा हो जाता है, डेफिनेटली आप मानेंगे पशु को बेटा क्या है, पशु को थनैला नामक बीमारी है। ये मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है, आप पढ़ेंगे वही चीज लिखी हुई है। कोई डाउट आता है नेक्स्ट लेक्चर में आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे बेटा मिल्क टेस्टिंग, मिल्क को चखना। आपने अगर थोड़ी देर पहले पढ़ा था थनैला बीमारी का आप पता कैसे कर रहे थे, दूध का स्वाद नमकीन हो गया था। आपने दूध को टेस्ट किया और अगर वो नमकीन है तो आप समझेंगे कि उसमें क्या है, थनैला बीमारी है। वही है बेटा अम्लता परीक्षण यानी कि एसिडिटी टेस्ट। आपको अगर याद हो थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दूध का पीएच 7.4 हो जाता है, और अगर दूध का पीएच 7.4 है तो आप मानेंगे कि पशु को थनैला बीमारी है। तो ये चीजें बेटा आपने यहां तक पढ़ी। ये हमारे चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 6 की ओर चल रहे हैं। अच्छे से देखें, समझें और पढ़ें। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, कल के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। कल बेटा मैं आपको चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 16 से लेकर 20 तक कंप्लीट कराऊंगा। तो 4 चैप्टर में बेटा आपका टोटली ये कंप्लीट होने वाला है। तो बच्चे ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है एनिमल जजमेंट, इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चे, सबसे पहला बेटा यहां से जो क्वेश्चन उठ सकता है वो क्या आ सकता है, पशुओं की जांच से क्या आशय है। पशुओं की जांच से क्या आशय है, पशुओं की जांच के उद्देश्य एवं महत्व लिखिए। बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी पशु को टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, किसी भी एनिमल का जजमेंट हम क्यों कर सकते हैं, या एनिमल जजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या इम्पोर्टेंस है, एनिमल टेस्टिंग के इम्पोर्टेंस या टेस्टिंग के ऑब्जेक्ट क्या है। तो अगर बेटा हम किसी भी चीज के इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्ट जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एनिमल टेस्टिंग है क्या। बात करें बेटा पशुओं की जांच के अंतर्गत इस बात का पता लगाते हैं कि अमुक पशु, अमुक मतलब कोई भी पशु, इंडिविजुअल पशु, किसी भी पशु में कौन कौन से गुण हैं एवं कौन कौन से अवगुण हैं।
ताकि पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके, उत्पादन प्राप्त या उत्पादन लिया जा सके। बात समझ में आ रही है बेटा? वो आपसे ये कह रहे हैं कि किसी भी एनिमल टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम उसके डिजायरेबल या अनडिजायरेबल कैरेक्टर का पता कर सके। मतलब हम ये पता कर सके किस एनिमल में कौन कौन से ऐसे क्वालिटीज हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, या इस एनिमल में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है बच्चे, जिससे हम ये पता कर सकें कि हम इससे किस तरीके से और कैसे प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? अब आगे बात करेंगे इसके ऑब्जेक्ट या उद्देश्य की। तो सबसे पहले बेटा किसी भी एनिमल की टेस्टिंग से या एनिमल जजमेंट से हम ये पता कर सकते हैं कि ये पशु स्वस्थ है या बीमार है। सबसे पहला बेटा पशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा बेटा पशु के उत्पादन की जानकारी हो जाती है, मतलब कोई एनिमल प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है, ये भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं। पशु की उम्र के बारे में पता कर सकते हैं। अब आप में से कोई बच्चे कहेंगे सर उम्र से हमें क्या करना, कौन से हमें इसकी शादी करवानी है। बेटा उम्र का मतलब ये होता है कि विशेष आयु पर या विशेष उम्र पर ही कोई पशु प्रोडक्टिव होता है। जब जैसे जैसे पशु की एक सीमित उम्र के बाद एज बढ़ती जाती है उसका प्रोडक्शन कम होता जाता है, इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि पशु की एज क्या है। इसके बाद बेटा आगे हम देखेंगे तो आप देखोगे कि पशु के स्वास्थ्य की जानकारी हो गई, उम्र की जानकारी हो गई, पशु की नस्ल की जानकारी हो जाएगी। यानी कि नस्ल की जानकारी से मतलब बेटा ये है कि कोई जो पशु है वो किस नस्ल का है। किस नस्ल का है मतलब ये है कि अच्छी नस्ल है या बुरी नस्ल है, प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है। इन सारी चीजों के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो ये होती है पशु की जांच के ऑब्जेक्ट। आगे जब आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे एक अच्छे जज की या एक अच्छे सिलेक्टर में क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अभी हमने आपको ये बताया कि पशु का जजमेंट करते हैं, पशु का जजमेंट करना चाहिए। दूसरा बेटा क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आएंगे कि पशु का जब जजमेंट हम कर रहे हैं तो जो जज होना चाहिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। भाई देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पशु का जजमेंट करके हम ये बताएंगे कि पशु प्रोडक्टिव है या नहीं है, तो कौन बताएगा? जज बताएगा। तो जज में भी तो कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बेटा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जज की जो क्वालिटी है बेटा वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले कोई भी अगर कोई जज है तो उसे एनिमल में इंटरेस्ट होना चाहिए। मान लीजिए बेटा मैंने बहुत अच्छे से स्टडी कर ली, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, किसके लिए बेटा? एनिमल जजमेंट के बारे में, एनिमल के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा। लेकिन जब मैं एनिमल का जजमेंट करने के लिए गया तो मुझे एनिमल में इंटरेस्ट ही नहीं है, पशुपालन में इंटरेस्ट नहीं है। और जब मुझे पशुपालन में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं अच्छे से उसको जज नहीं करूंगा, अच्छे से उसको नहीं देखूंगा कि अच्छा है, डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है। इसलिए बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें किसी भी एनिमल के बारे में बहुत सारी ढेर सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी बेटा अगर हम बात करें तो जो सिलेक्टर है, जो चयन करता है, वो फुर्तीला होना चाहिए। अब आप कहेंगे फुर्तीले से क्या मतलब है? फुर्तीले से मेरे बच्चे ये मतलब है कि मान लीजिए कोई पशु किसी समय पर अगर उसको प्रॉब्लम करता है या उसको हार्म करने की कोशिश करता है बेटा, तो वहां से उस समय पर हट पाएगा, उस समय पे वहां से अलग हो पाएगा। तो देखिए बेटा सबसे पहले अभी कुछ देर के लिए सिस्टम बंद हुआ था, दोबारा से प्रॉपर हुआ, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला बेटा निर्णायक की पशुपालन में रुचि होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो जज है बेटा उसको एनिमल प्रोडक्शन में इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा बेटा निर्णायक चुस्त, फुर्तीला और अनुभवी होने चाहिए। जो जज है बेटा वो चुस्त, फुर्तीला और अनुभवी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होनी चाहिए। निर्णायक को पशु की शारीरिक बनावट की जानकारी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कैसा शरीर भैंस का होता है तब वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, कैसा शरीर गाय का होता है तब वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। इन चीजों के बारे में उसको पता होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा जज हो सकता है, एक अच्छा जज बन सकता है। नेक्स्ट बेटा
पशु के वांछनीय और अवांछित, मतलब कि डिजायरेबल और अनडिजायरेबल कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी जो चीजें हैं वो एनिमल कर रहा है, वो एनिमल में शो हो रहे हैं तो एनिमल अच्छा है। कौन सी वो चीजें हैं जो एनिमल के पास है जो उसके खराब गुणों को प्रदर्शित करती है, इस बारे में उसको पता होना चाहिए। पशु को निर्णायक को पशु की नस्ल की जानकारी होनी चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए कि जो पशु है, जो एनिमल है, वो किस ब्रीड का है, किस प्रकार की नस्ल का है। निर्णायक को पशु के रोगों की जानकारी होनी चाहिए। पशु में कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि कैसे लक्षण शो कर रही है, इसका मतलब उसको कौन सी बीमारी हो सकती है। निर्णायक अपने निर्णय पर अडिग होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये है कि तुरंत से तो कहने लगे नहीं नहीं एनिमल बहुत अच्छा है, और तुरंत से कहने लगे यार नहीं अच्छा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई जज है तो उसको अपनी जगह पर सही रहना चाहिए, अपनी जगह पर अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। तो ये बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 था। अब हम लोग पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 7 पर, जिसको पिग फार्मिंग या पिगरी के नाम से जानते हैं। पिग फार्मिंग या पिगरी के नाम से बेटा यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहला बेटा क्वेश्चन, सुअर पालन या पिग फार्मिंग किसे कहते हैं? पिग फार्मिंग के क्या क्या इंपोर्टेंस या क्या क्या लाभ या क्या क्या बेनिफिट हैं? तो सबसे पहले बेटा सुअरों को व्यवसाय हेतु, व्यवसाय मतलब कमर्शियलाइजेशन के लिए, कमर्शियल पर्पज से व्यवसाय हेतु पालना पोषने को शूकर पालन कहते हैं। सुअरों को व्यवसायिक पर्पज से पालन पोषण को बेटा क्या कहते हैं? शूकर पालन कहते हैं। इसका उद्देश्य रोजगार प्रदान करना एवं मांस उत्पादन करना है या मांस उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है बेटा, तो रियरिंग ऑफ पिग्स बिजनेस इज कॉल्ड पिग फार्मिंग। सीधी सी बात है बेटा, है ना। इसका ऑब्जेक्ट क्या बेटा? एक तो बेटा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और दूसरा बेटा प्रोडक्शन, जो मीट प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है बच्चा, क्या लाभ बेटा? रोजगार प्राप्त हो जाता है, पौष्टिक आहार प्रदान हो जाता है, अच्छी खाद प्राप्त हो जाती है, और इसका जो मांस होता है उसको निर्यात करके मतलब उसको बेच के विदेशी मुद्रा भी प्राप्त की जा सकती है। इसका बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। सुअर पालन को पिगरी कहते हैं। सुअर के मांस को पॉर्क कहा जाता है। बृहद सफेद यॉर्कशायर और मध्य सफेद यॉर्कशायर, ये बेटा टेम्बर्ग, ड्यूरॉक, ये बेटा क्या है? सुअरों की जातियां हैं। सुअर के नमकीन मांस को बैकन कहा जाता है, याद रखेंगे। लैंड्रेस एवं टिम्बर्ट नमकीन मांस के लिए प्रसिद्ध है बेटा। ये जो नस्लें हैं इनसे नमकीन मांस प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखेंगे बेटा, सुअर के बसा रहित मांस को कोलिन कहा जाता है। मध्य सफेद यॉर्कशायर एवं ड्यूरॉक लीन मांस के लिए प्रसिद्ध सुअर की नस्लें हैं। ड्यूरॉक, जर्सी, वर्कशायर, हैम्पशायर चर्बी वाली सुअर की नस्लें हैं बेटा। इनके सुअर की नस्लों से चर्बी प्राप्त की जाती है। सुअर ज्वर, सुअर इन्फ्लुएंजा सुअरों में वायरस से लगने वाली बीमारी है। एंथ्रेक्स ब्रूसेलिस सुअरों में जीवाणु से लगने वाला रोग है। एंथ्रेक्स ब्रूसेलिस जो रोग है वो एक बैक्टीरिया से लगने वाला रोग है, क्योंकि एंथ्रेक्स बेटा एक बैक्टीरिया है। आगे देखेंगे बेटा, लेप्टोस्पायरोसिस एक जूनोटिक डिसीज है। अब बेटा जूनोटिक डिसीज क्या होती है? ऐसी डिजीज है जो किसी जानवर से, बेटा यहाँ पर मनुष्य शुक्र लिखी है बेटा, आप याद रखेंगे किसी भी जानवर से अगर कोई बीमारी मनुष्य में फैल रही है, ऐसी बीमारी को बच्चे जूनोटिक डिसीज के नाम से जानते हैं। सुअरों का गर्भकाल 114 दिन का होता है। सुअर यानी कि स्वाइन में बच्चे देने की क्रिया फैरोइंग कहलाती है। इंपोर्टेंट है, बच्चे देने की क्रिया बेटा क्या कहलाती है? फैरोइंग कहलाती है। आगे देखेंगे बेटा, सुकर फैरोइंग 10 से 12 बच्चे देता है। सुकर एक फैरोइंग मतलब एक बार बच्चे जब देता है तो एक बार में 10 से लेकर 12 बच्चे देता है। भारत में सबसे ज्यादा सुअर उत्तर प्रदेश में पाले जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे बेटा, प्रौढ़ नर यानी कि एडल्ट को बोअर कहा जाता है। एडल्ट फीमेल को सौ कहा जाता है। यंग फीमेल को गिल्ट कहा जाता है और यंग मेल को बेटा बोरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बैरो, बैरो कहा जाता है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। चलिए आगे, चैप्टर नंबर बेटा कौन सा आ गया? 9। कौन सा चैप्टर आ गया? 9। ठीक है बच्चे, कौन सा है? गॉट फार्मिंग या गॉट रियरिंग। गॉट फार्मिंग या गॉट रियरिंग। गॉट रियरिंग का मतलब क्या है बेटा? बकरियों को पालना, बकरी पालन। आ जाए बेटा, सबसे पहले बेटा बकरियों का क्लासिफिकेशन दिया गया है। इस चैप्टर से ओटी आने की उम्मीद ज्यादा है, इसलिए हम ओटी पे थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे। क्या बेटा पूछा जाएगा? भारतीय नस्लें कौन कौन सी हैं बकरी की? तो भारतीय नस्लें उपयोगिता के आधार पर, उसका यूज के आधार पर कई सारे प्रकार से डिवाइड की गई हैं।
उसके बाद बेटा विदेशी नस्लें, विदेशी में कौन है, सानेन, अंगोरा, एल्पाइन, टीगन, न्यूबियन, ये बेटा क्या है, बकरी की विदेशी नस्लें। बेटा देसी नस्लें अभी अगली वाली स्लाइड पे आपको आएंगी, क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन करके वहां पे बताया गया, वो सारी नस्लें देसी है, लेकिन विदेशी नस्लों को यहाँ लिख दिया है, सानेन है, अंगोरा है, एल्पाइन है, टीगन है, न्यूबियन है, ये विदेशी नस्लें। कभी आपसे पूछ लेते हैं बकरी की 4 विदेशी नस्लों के नाम लिखिए, तो आपको नाम लिखना है। या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेते हैं टीगन एक देसी नस्ल है या एक भारतीय नस्ल है या विदेशी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि विदेशी नस्ल है। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन ब्रीड्स की। तो दूध देने के आधार पर मिल्क प्रोडक्शन बर्बरी जो बकरी होती है उनमें बर्बरी, बेटा ये सही नहीं लिखा, नाम सही ऐसा होता बर्बरी, बर्बरी बेटा, जमुनापारी, सुरती, बीटल, मालाबारी, सिरोही, महसाना बेटा ये बकरी की दूध देने वाली नस्लें हैं। इसके साथ साथ बेटा मांसवादी नस्लों की बात करें तो गंजम, चेंगू और बंगाल, बंगाल को बेटा ब्लैक बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बच्चे मीट प्रोडक्शन के लिए जाएंगे, गंजम है, चेंगू है और बंगाल है या ब्लैक बंगाल है ना। द्विकाजी नस्लें, द्विकाजी यानी डुअल पर्पज, ऐसी नस्लें जिनसे मांस भी लिया जा सके और बेटा जो क्या है जो दूध भी अच्छा देती हो, उनमें बेटा कौन कौन सी आती है, जमुनापारी आती है, बर्बरी आती है, मालाबारी आती है और बेटा ओस्मानाबादी आती है। ठीक है बच्चे, तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसका बेटा कुछ नस्लें ऐसी भी होती है बकरी की जिनसे ऊन बनाई जाती है। कौन कौन सी बेटा, कश्मीरी, और कश्मीरी जो नस्ल की बेटा भेड़ होती है उससे जो ऊन बनाई जाती है उसे पश्मीना कहते हैं। तो इस बकरी को कश्मीरी या पश्मीना दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, इसको ही कश्मीरी कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं, पश्मीना भी कहते हैं। गद्दी बेटा, गद्दी एक ऐसी भेड़ है जिससे, सॉरी बेटा, गद्दी एक ऐसी बकरी है जिससे जो ऊन बनाई जाती है उससे बड़ी बड़ी रस्सियां बनाई जाती हैं। चंबा बेटा ये आप याद रखेंगे। भार ढोने वाली नस्ल बेटा कौन सी है, गद्दी है और चंबा है। ठीक है बेटा, भार ढोने वाली भेड़ क्या है, गद्दी और चंबा। क्लियर है बच्चे। इसका हो गया बर्बरी, मैंने आपको कहा बर्बरी आप सुधार लेना, बर्बरी कैसे लिखना है, वरवरी। ठीक है बेटा, तो वरवरी बकरी का मूल स्थान, लक्षण, उत्पादन और क्षमता क्या है, क्या है बेटा, शहरी बकरी किसे कहते हैं, बहुत इंपोर्टेंट बेटा पॉइंट है। सिटी गॉट के नाम से किसे जाना जाता है, शहरी बकरी बेटा बर्बरी को सिटी गॉट के नाम से जाना जाता है। तो बात करें बेटा आगे, बर्बरी बकरी को शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है, मैंने बताया है, क्योंकि है बकरी खूंटे पर रहकर खाना पसंद करती है, इसलिए इसे सिटी गॉट या शहरी बकरी कहते हैं। बच्चे आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर बकरियां ग्रेजिंग प्रवृत्ति की होती है, चरना पसंद करती हैं, लेकिन बर्बरी एक ऐसी बकरी है जो खूंटे पर रहकर खाना पसंद करती है, इसीलिए इस बकरी को सिटी गॉट, मतलब इसको सिटी में भी रख सकते, जरूरी नहीं कि इसको ग्रेजिंग के लिए जगह की जरूरत पड़े, चरने के लिए जगह की जरूरत पड़े, इसीलिए इसे बेटा हम क्या करते हैं, सिटी गॉट के नाम से जानते हैं। मूल स्थान यानी कि इसका ओरिजिन प्लेस कहां पर है, मतलब कहां पर ये सबसे पहले देखी गई होगी, तो इटावा, आगरा, एटा और अलीगढ़ ये जिले जो है बेटा उत्तर प्रदेश के, ये बेटा क्या है, इसका मुख्य स्थान है। इसके अलावा इसे हरियाणा के करनाल और गुड़गांव में भी देखने को ये मिलती है। ठीक है बच्चे, आगे आप देखोगे बेटा इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसका कद छोटा होता है या गठने शरीर वाली होती है, छोटी सी बेटा ये नस्ल है, इसकी पूंछ छोटी होती है, इसका रंग सफेद होता है, इस पर लाल रंग के चकत्ते पाए जाते हैं। ध्यान देंगे बेटा इसका कलर तो व्हाइट होता है लेकिन इसके व्हाइट कलर पर लाल रंग के स्पॉट्स पाए जाते हैं, ये इसकी विशेषता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसका शरीर छोटा होने के बाद भी बेटा इसको मीट प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है, क्योंकि ये वर्ष में एक से ज्यादा बार बच्चे देती है। इसके कान छोटे एवं खड़े होते हैं, इसका गर्भकाल 145 दिन का, 145 डेज बेटा क्या करती है, में ये बच्चा पैदा करती है। यह एक वर्ष में 2 बार बच्चे पैदा करती है और एक बार में 2 से 3 बच्चे पैदा करती है, इसीलिए इसका शरीर आकार छोटा होने के बाद भी इसे मीट प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो इसके चाइल्ड होते हैं वो ज्यादा होते हैं। क्लियर बच्चे। उपयुक्तता की बात करें बेटा, उत्पादन क्षमता इसका 1 से 1.5 लीटर दूध पर डे देती है और ये पूरे एक ब्यात में, मतलब पूरे एक जो इसका काल्विंग साइकिल होती है उसके एक ब्यात में 200 या लैक्टेशन पीरियड जो होता है बेटा उसमें 250 लीटर तक दूध देती है। इसके दूध में 5% वसा या 5% फैट पाई जाती है। इसके बाद बेटा कश्मीरी बकरी के बारे में देखेंगे, तो नाम से समझ में आ रहा है कश्मीरी बकरी का मूल स्थान कश्मीर होगा, है ना। तो कश्मीरी बकरी का मूल स्थान, लक्षण या उपयुक्तता, साथ ही साथ बोला बेटा ऊन वाली बकरी का नाम और उसके लक्षण लिखिए, अथवा पश्मीना क्या है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्मीना क्या है? क्या है बेटा? पश्मीना कश्मीरी बकरी के बालों के नीचे अत्यंत गर्म एवं छोटे छोटे रोए होते हैं जिसे पश्मीना के नाम से जाना जाता है। बेटा क्या बोला है? जो कश्मीरी बकरी होती है उसके बालों के नीचे, बाल नहीं, बालों के नीचे छोटे छोटे अत्यंत मुलायम और गर्म जो होते बेटा रोए पाए जाते हैं, उन रोए को बेटा पश्मीना कहा जाता है। पश्मीना से गर्म एवं सुंदर शॉल बनाए जाते हैं। कश्मीरी शॉल जो होते बेटा वो पश्मीना से ही बनाए जाते हैं। अब बेटा आगे बात करेंगे इसका मूल स्थान। तो नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा कश्मीरी बकरी है, ये कश्मीर इसका मूल स्थान है। तो कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र, तिब्बत आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। यह ठंडे प्रदेश की नस्ल है, अतः मैदानी क्षेत्रों में नहीं पाली जा सकती। कश्मीरी बकरी को बेटा मैदानी क्षेत्रों में, यानी कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की, तो इसको नहीं पाला जा सकता है। ठीक है बच्चे, खासकर मध्य प्रदेश में इसको बिल्कुल भी नहीं पाला जा सकता है। इसके कैरेक्टर बेटा क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसका रंग सफेद होता है और या फिर सफेद के साथ साथ में काला होता है, सफेद एवं काला। इसका सिर, नाक और सींग लंबे होते हैं। इसके शरीर पर 4 से 5 इंच तक लंबे बाल पाए जाते हैं, यानी कि लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक के लंबे बाल इसके शरीर पर पाए जाते हैं। और बालों के नीचे छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं जिनको हमने पश्मीना नाम से जाना था। इसके सींग खड़े एवं ऐंठे हुए होते हैं, इरेक्ट टाइप के बेटा इसके सींग होते हैं। जो सींग होते हैं ना, ऐसे बेटा हम किसी चीज को लेकर ऐसे ऐंठ दें, है ना, तो ऐसे घुमावदार इसके सींग होते हैं। आप ऊपर जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे सींग पकड़ के किसी ने कर दिया, घुमा दिए, ऐंठ दिए बेटा, ऐंठे हुए सींग होते हैं। इसके बालों के नीचे अत्यंत मुलायम रोए होते हैं जिसे पश्मीना कहते हैं। यह बकरी देखने में भेड़ के समान लगती है, क्योंकि इसके बाल बड़े बड़े होते हैं, इसलिए बकरी देखने में बेटा कैसी लगती है? भेड़ जैसी दिखाई देती है। उपयोगिता बेटा इसके क्या है? प्रतिवर्ष 90 से लेकर 100 ग्राम पश्मीना प्राप्त होता है। पश्मीना से गर्म एवं सुंदर शॉल बनाए जाते हैं। इससे प्रति वर्ष मतलब 1 वर्ष तक बेटा 2 किलो तक बाल प्राप्त किए जा सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, 90 से 100 ग्राम तो बेटा 120 ग्राम तो पश्मीना है और 2 किलोग्राम बाल है। दोनों चीजें अलग अलग, वो पश्मीना यानी कि रोए हैं और ये 2 किलोग्राम तक बेटा क्या है? बाल है। इसका यूटिलाइजेशन है, इसकी उपयोगिता है। इसके बाद बेटा सानेन नस्ल। सानेन नस्ल का मूल स्थान, लक्षण और उपयोगिता देखेंगे बेटा। सानेन नस्ल के बारे में, इसका मूल स्थान बेटा स्विट्जरलैंड है, यानी कि विदेशी नस्ल है। उपयोगिता की बात करें तो यह प्रतिदिन 2 से लेकर 5 लीटर तक दूध देती है। एक दिन में इसका जो दूध उत्पादन है वो 2 लीटर से लेकर 5 लीटर तक है। पूरे ब्यात की बात करें तो यह 300 लीटर दूध देती है। यह इसे संसार में दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। मतलब बेटा इसके मिल्क प्रोडक्शन है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसे क्वीन ऑफ मिल्क या दूध की रानी कहा जाता है। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? आगे देखिए सिम्टम्स क्या होते हैं। इसका रंग सफेद या क्रीमी रंग होता है, या तो इसका रंग व्हाइट होगा या क्रीम कलर का होगा। यह बकरी सींग रहित बकरी है, मतलब इसके पास सींग नहीं है, ये सींग नहीं पाए जाते इसके। इसके कान आगे की ओर उठे हुए होते हैं। कान बेटा कैसे होंगे? आगे की ओर उठे हुए होंगे। इसका चेहरा सीधा तथा तस्तरीनुमा होता है, प्लेट लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका शेप होता है चेहरे का। यह देखने में काफी सौम्य लगती है, सौम्य मतलब सरल स्वभाव की, जेंटलमैन टाइप की, जेंटल फेस होता है। ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछे कि जेंटलमैन फेस या इंटेलिजेंट फेस की नस्ल बेटा कौन सी है, तो सानेन नस्ल का जो फेस है बेटा वो इंटेलिजेंट फेस है। मतलब फेस को देख के आपको लगेगा कि नहीं समझदार बकरी है ना। देख लेना बेटा, बच्चे की सगाई लेके पहुंच जाओगे, लड़की समझदार है, शादी कर लेते हैं। आगे बेटा इसका वजन 60 से लेकर 75 किलोग्राम तक होता है और इसे विश्व में या संसार में से दूध की रानी के नाम से जाना जाता है बेटा। तो ये जो है हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट होते हैं। चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक हमने आपके यहाँ पर कंप्लीट किया है। चैप्टर नंबर 10 में बेटा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, आपके पास जो भी बुक या जो भी आपका अध्ययन हो उसमें से आप पढ़ लेना। कल मैं आपको चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद कल ही एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें चैप्टर नंबर 16 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कल मैं आपके चारों चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद बेटा कोशिश करेंगे हम लोग कि परसों मैं आपको एनिमल के 3 या 4 सेट आपको यहाँ पर सॉल्व करवा पाऊं, जिससे आपके जो भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।